Friction. What is friction? It is a force which opposes the force of motion. एक ऐसा फोर्स जो हमारे मोशन को अपोज करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे. चैप्टर का नाम फ्रिक्शन. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट इज फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना. जब हम फ्रिक्शन बोलते हैं तो फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने की तरफ मूव करेंगे तो फोर्स फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. और बेसिकली क्या कर रहा है? वो मूवमेंट को रोक रहा है. तो क्या कर रहा है? मूवमेंट को रोक रहा है. इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट, डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट. ठीक है. इट इज अ नेचुरल फोर्स. ये नेचुरल है. ये फोर्स कब लगता है मालूम? जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं. ठीक है. तो उनके बीच में जब आप मूवमेंट करोगे तो एक ऑपोजिट फोर्स लगता है जो उसके मूवमेंट को रोकता है. दैट ऑपोजिट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. डायरेक्शन कैसा है फोर्स का? ऑपोजिट. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन? देखो कॉजेज में आप समझिए. सबसे पहली चीज आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कांटेक्ट में, और आपने देखा कि यहाँ सामने जो स्मूथ हमें जो सरफेस दिखता है, हमें लगता है कि ये सरफेसेस जो है परफेक्टली स्मूथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. अगर अपन उसको लेंस के नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेरी स्मूथ. ये जो ऑब्जेक्ट्स है बहुत स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा इरेगुलरिटी है दोनों में. इसको बोलते हैं इरेगुलरिटीज. दोनों में थोड़ा थोड़ा इरेगुलरिटीज हैं. और ये इरेगुलरिटीज के कारण क्या होता है? इंटरलॉक. पहले में भी इरेगुलरिटी में है, दूसरे में भी. तो इरेगुलरिटी के कारण ये क्या होता है? इंटरलॉकिंग. ये फंस जाता है. बहुत स्मूथ मूवमेंट नहीं होता, ये फंसता है. ठीक है. तो इंटरलॉकिंग हो जाता है इसके कारण. देयर it is found that the surfaces have rough edges. When we try to move one object over the other, there are some irregularities, and these irregularities cause interlocking, which opposes the force of force. ये interlocking जो है वो उसको मूवमेंट को रोकता है. This gives rise to force of friction. जितना ज्यादा रफ सरफेस रहेगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. ठीक है. अगर मुझे फोर्स मेजर करना है कि फोर्स कितना है, तो मैं किससे मेजर करूंगा? स्प्रिंग बैलेंस. व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस which is used to measure फोर्स. कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, हो रहा है. मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको मैं पुल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? एक स्प्रिंग बैलेंस से बांध के फिर मैं उसको खींचूंगा. तो जितनी रीडिंग उसमें आ जाएगी मैं समझ जाऊंगा. इसमें रीडिंग है ना, देखिए इतना रीडिंग, उससे पता चल जाता है कि कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. नेचर ऑफ द टू सरफेसेस. हमने आपको बताया था कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं और जब हम मूव करते हैं तो उनमें लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो दो जो सरफेसेस हैं वो कितने स्मूथ है या कितने रफ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर दोनों सरफेसेस बहुत स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन कम रहेगा. दोनों सरफेसेस अगर ज्यादा रफ रहेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा. स्मूथ रहेंगे तो फ्रिक्शन कम रहेगा, और रफ रहेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा. एक फैक्टर और है मालूम क्या? फोर्स विद विच द टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रेस्ड टुगेदर. मतलब ये कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कांटेक्ट में है, ए और बी, लेकिन अगर मैंने इन दोनों को कस के दबाया हुआ है तो जितना ज्यादा फोर्स इन दोनों को दबाओगे उतना ज्यादा मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, फ्रिक्शन उतना बढ़ जाएगा. तो फैक्टर्स में क्या बोलेंगे? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन? फर्स्ट, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, हाउ स्मूथ और रफ द टू सरफेसेस आर. सेकंड इज
force with which the two surfaces are pressed together. ठीक है, अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया कम है कि ज्यादा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। अगर एक ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट को मूव करने में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि कम? ये लाइट ऑब्जेक्ट आप मूव करोगे बहुत मुश्किल नहीं जाएगी, बहुत भारी है, उसको मूव करोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा और लाइट में फ्रिक्शन कम होगा। डेफिनेटली कि जिस फोर्स से वो दोनों एक दूसरे से बाउंड है उस फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं? 3 टाइप, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? The maximum frictional force when the two objects are just about to move. देखिए, ये आपका एक ब्रिक है और मैंने स्प्रिंग बेल्ट लगाया है, मैं उसको खींच रहा हूं, मैंने उसको खींचा, थोड़ा सा फोर्स लगाया, ब्रिक मूव नहीं किया, मैंने थोड़ा सा और फोर्स लगाया, अभी ब्रिक मूव नहीं किया। धीरे 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 मैं फोर्स बढ़ाऊंगा और जैसे ये मूव करने वाला हो उस समय जो इसकी रीडिंग होगी, मान लीजिए 8 न्यूटन, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है द मैक्सिमम फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, जब मूव होने वाला, इसके बाद जरा सा 1.1 भी बढ़ाऊंगा तो वो मूव कर जाएगा, उसके पहले वाला जो लास्ट रीडिंग था, दैट इज स्टैटिक friction. Sliding friction, when one object moves, slides over the other. तो आपको क्या लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर। स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो एक चीज बताएं, कोई कार खड़ी है और हम उसको फोर्स लगा रहे हैं तो उसको मूव करने में ताकत लगेगी, शायद 3-4 आदमी लगेंगे तो कार को मूव करना चालू करें। वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, है ना, रेस्ट पे था, रेस्ट से मूव करने में आपको ज्यादा फोर्स लगता है, दैट इज स्टैटिक। और एक बार मान लीजिए मूव करने लग गई तो वो 4 में से 2 लोग नहीं भी रहेंगे ना, 2 लोग ही उसको या 1 आदमी पर ही उसको फोर्स अप्लाई करेगा तो वो मूव करती रहेगी, स्टॉप रहेगी, मूव करने में ज्यादा फोर्स चाहिए, 4% चाहिए। लेकिन एक बार मूव कर गई तो शायद 1 या 2 आदमी ही उसको मूव करते रह जाएंगे, तो स्लाइड होने लग गई तो that sliding force is less than the static friction, ठीक है ना? Sliding force is less. And what about rolling friction? When one object rolls over the other. अब देखिए इतना बड़ा स्टोन है और उसे हमें मूव करना है, तो सबसे बढ़िया इसके नीचे क्या लगा दीजिए? बॉल्स लगा दीजिए, व्हील्स लगा दीजिए, पाइप डाल दीजिए, इसके पीछे नीचे खूब लंबी लंबी पाइप डाल दो, सबसे बढ़िया। एक इतना बड़ा ट्रंक है, मुझे मूव करना है और मेरे पास इतनी अच्छी व्हील्स तो नहीं है, चलो लोहे के पाइप्स है ना, इसके नीचे पाइप्स डाल दो और फिर हम धीरे से भी पुश करेंगे तो ये रोल हो जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा कि कम होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और कम है। सबसे कम कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। आप खुद ही सोचिए ना, मैं एक इतना बड़ा ट्रंक दूंगा आपको, है ना, एक लगेज बैग, मैं बोलूंगा उसको खींच के ले जाओ, आपको ज्यादा ताकत उसमें लगेगी कि रोलर जिसमें लगे हैं उसमें ज्यादा ताकत? रोलर वाला इजीली खींच जाएगा। जिसमें रोलर्स नहीं लगे हैं उसमें आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, जिसमें रोलर्स लगे हैं उसमें कम लगेगा, तो कम लगेगा ना, तो रोलर्स में बहुत इजीली मूव हो जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, उससे ज्यादा स्लाइडिंग और सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रखेंगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, अगर आप एक बनाना स्किन पड़ा है, आप उसके ऊपर स्टेप कर जाओगे तो क्या होगा? फिसल के गिर जाएंगे। बनाना स्किन से क्या हुआ? फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया,
और हम स्लिप होके गिर गए। मार्बल पे पानी पड़ा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो हम स्लिप होके गिर जाएंगे। और बिना बनाना स्किन या पानी के तो हम नहीं गिरते, हम लोग जब चलते हैं देयर इज फ्रिक्शन, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन। किसके बीच में फ्रिक्शन है, हमारे सोल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है। और हमारा सोल किस चीज का बना है, रबर का, तो रबर से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। और ग्राउंड हमारा स्मूथ नहीं है, रफ है ना, दिस इंक्रीजेस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग सीधे चल पाते हैं। अगर बहुत स्मूथ चिकने टाइल लगे हों तो हम लोग स्लिप हो जाएंगे, हम लोग चल नहीं पाएंगे, राइट। तो स्लिपरी ग्राउंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू मूव, स्लिप हो जाते हैं स्लिपरी ग्राउंड में, मतलब वहां पर फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन अच्छा है कि नहीं, चलने के लिए तो अच्छा है, वो तो चल नहीं पाते। नेक्स्ट, अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कार रुकनी चाहिए ना। अब साइकिल से ब्रेक मारते हो तो साइकिल रुकती है, गुड और बैड, गुड, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो कार हो, साइकिल हो, कोई भी व्हीकल हो, जब ब्रेक अप्लाई करें तो रुक जाना चाहिए। अब देखिए, रुक जाए इसके लिए फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, कम कि ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए। तो ज्यादा फ्रिक्शन करने के लिए दो काम किया, एक इसके जो टायर्स है उसमें, टायर में उसमें डिजाइन बना दी, ग्रूव्स बना दी ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, रबर का बनाया ताकि फ्रिक्शन ज्यादा रहे। और दूसरी, रोड को रफ बनाया, चिकनी रोड नहीं बनाते, रफ, ताकि फ्रिक्शन ज्यादा रहे और ब्रेक अप्लाई करने पर व्हीकल रुक जाए, ठीक है। तो ब्रेक्स अप्लाई करने पर स्टॉप डाउन होना चाहिए ना। देखिए ये एक आपका टायर और दूसरा यहाँ पर वो लगा है, इसको ब्रेक शू बोल सकते हैं, है ना। तो इन दोनों, जैसे हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक शू है वो टायर से चिपक जाता है और उसके मूवमेंट को रोकता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होने से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाई करने में स्लो डाउन हो रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होने से अच्छा है, ब्रेक अप्लाई होगा। तो ब्रेक पैड जो होते हैं और साइकिल व्हील के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि साइकिल स्लो डाउन होती है और फाइनली स्टॉप हो जाती है। आप अगर पेंसिल से ग्लास पे लिखोगे तो लिखेगा, कांच पे, क्यों, यस देयर इज नो फ्रिक्शन। तो लिखने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। तो हमारा जो पेपर है ना, आप उसको लेंस के अंदर देखना, इट इज रफ, और पेंसिल की जो हमारी लेड है वो भी रफ है। तो इससे क्या हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ने से ही तो लिखेगा, नहीं तो लिखेगा नहीं, वो चलेगा नहीं, है ना। वी आर एबल टू राइट बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेंसिल एंड द पेपर, राइट। अगर बहुत स्मूथ सरफेस पे लिखना चाहे ग्लास शीट पर तो नहीं चलेगा, राइट। हम अगर एक बहुत हैवी रॉड को हाथ से पकड़ते हैं, मान लीजिए 50 kg का रॉड, ऐसा चिकना रॉड है स्टील का, हम उसको पकड़े तो स्लिप हो जाएगा, है ना, चिकना है, स्लिप हो जाएगा। तो क्या करें, इसके ऊपर फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए या तो इसके ऊपर हैंडल लगा दें, प्लास्टिक का ग्रिप लगा दें, तो फिर हम होल्ड कर पाएंगे, है ना। और अदरवाइज हम पिक नहीं कर पाएंगे चीजों को। अगर कोई बहुत भारी चीज है, मैं उसको पकड़ना चाहे, ऐसा उठाना चाहे, तो वो स्लिप हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो रही है। तो वहां पे अपने को ग्रिप लगाना पड़ेगा। तो वी विल नॉट बी एबल टू पिक अप और होल्ड थिंग्स इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होने से, फ्रिक्शन होने से होल्ड करना, लिफ्ट करना इजी हो जाएगा। नेल्स कैन बी फिक्स्ड ऑन द वॉल वुड ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मैं एक नेल लगाऊंगा और मैं हथौड़ी मारूंगा तो स्लिप हो जाएगा, समझ रहे हैं, मैं हैमर मारूंगा ना तो स्लिप हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, बहुत चिकनी जगह पर जो वो कारपेंटर होता है तो वो होल मारता है ना, तो नील गड़ नहीं रहा या मशीन चल नहीं रही ड्रिल मशीन, तो वहां पे ना खीले से, शार्प खीले से एक छोटा सा होल कर लेता, उसके बाद फिर मशीन चलाता।
समझ रहे हैं? तो फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो हम लोग नेल नहीं लगा पाएंगे, कि लगा पाएंगे? फ्रिक्शन कम होगा तो नहीं लगा पाएंगे। फ्रिक्शन ज्यादा होने से तो अच्छा है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो नेल मूव नहीं करेगा, जहां हम उसको बीट करेंगे, हैमर करेंगे, वहीं पे लड़ जाएगा। ठीक है, वी विल बी एबल टू फिक्स नेल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा देखो, कई बार क्या होता है, एक रोप है, रोप स्लिप हो रही है, हम खींच रहे, स्लिप हो रही, तो क्या करो, उसमें खूब सारी गिठाने बांध दो, बीच बीच में गिठाने बांध दो, तो गिठान से क्या रहेगा, हमारी ब्रेक बन जाएगी, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से जब हम स्लाइड करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, है ना, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हम स्लिप नहीं होंगे, फ्रिक्शन कम रहेगा तो हम स्लिप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये मैचस्टिक मैच बॉक्स, आपने देखा यहाँ पर ना, ये देखा पूरे सरफेस में मैच बॉक्स में डॉट 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 डॉट्स बने रहते हैं, और रेड कलर का फॉस्फोरस, रेड कलर का फॉस्फोरस इसमें फेड रहता है। दिस इज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। We rub matchstick against the rough side of the matchbox, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है कि हीट जनरेट होगी। हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन इंक्रीज करने से हीट जनरेट होगी, और इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, द स्मूथ सरफेस इज नॉट इनफ फ्रिक्शन टू प्रोवाइड सफिशिएंट हीट। अगर स्मूथ होगा तो इतनी हीट प्रोवाइड नहीं करेगा कि उसमें आग लग जाए। रफ सरफेस से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से फिर मैचस्टिक में आग लग जाएगी। इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। वुड को काट सकते हैं, चीजों को काट सकते हैं, फ्रिक्शन है तब काट सकते हैं, नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होगा ना, हम लोग ट्राई करेंगे वो स्लिप हो जाए, कटेगा नहीं। ये सब हम क्या पढ़ रहे थे, एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस पर आ जाएं। आपके शू के सोल घिस जाते हैं, नुकसान है ना, नए शूज लेने पड़ते हैं। टायर्स जो है ना वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, लेकिन हमने बनाया इसलिए है रबर का, ताकि हम लोग स्लिप ना हो। लेकिन फ्रिक्शन के कारण फिर क्या होगा कि रब होगा सरफेस से, है ना, और रब होगा सरफेस तो वेयर आउट होगा, आपकी सोल्स खराब हो जाएंगी, नए लेने पड़ेंगे। टायर खराब हो जाएंगे चलते चलते, नए लेने पड़ेंगे। मशीन के पार्ट्स खराब हो जाएंगे, साल 2 साल के बाद नए लेने पड़ेंगे। आपके जो ब्रेक पैड हैं व्हीकल्स के, वो घिस जाएंगे, हमें चेंज कराने पड़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन जरूरी भी है ना, क्योंकि अगर अगर ब्रेक पैड सॉफ्ट नहीं होंगे, रफ नहीं होंगे, तो फिर ब्रेक्स नहीं लगेंगे, और रेगुलरली ब्रेक लगाने से थोड़ा थोड़ा घिसता जाएगा, और हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम ब्रेक लगाएं तो हमारी साइकिल रुक जाए। राइट, स्टेयरकेस खराब हो जाती है। अब बोलोगे स्टेयरकेस कौन सी खराब होती है, कोई स्टेयरकेस खराब होती है क्या? हाँ, कौन सी? जो बहुत ज्यादा यूज होती है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में समझ लो डेली थाउजेंड्स ऑफ पीपल जा रहे उतर रहे, जा रहे उतर रहे, तो वो स्टेयरकेस स्लिप हो जाने लगती, मालूम है? फिर वहां पे थोड़ा सा कुछ वेल्डिंग करके या रफ सरफेस वहां पे किया जाता है, ताकि पैसेंजर जो है वो स्लिप ना हो। मेंटेनेंस करनी पड़ती है स्टेयर्स की भी, रफ हो जाती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन इट में डैमेज मशीन्स। आप दोनों हाथ को ऐसे रब भी करेंगे ना तो गर्म होता है ना, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, याद रखना। रिड्यूसेस द एफिशिएंसी, अगर हीट जनरेट हो जाएगी तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। ये फैन जो है इतना अच्छा बढ़िया हवा चल रहा है, स्पीड से घूम रहा है, हवा दे रहा है, उसमें बॉल बेरिंग लगी है जिससे कि उसका रिड्यूशन हो जाए फ्रिक्शन। लेकिन अगर चलते चलते बहुत समय के बाद 1 साल 2 साल में उसके बॉल बेरिंग कट जाए और वो पुराना हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, अब उसकी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो आपको ज्यादा हीट करने लगेगा, ज्यादा हीट करने लगेगा तो आपको स्लो चलने लगेगा। समझ गए? उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा,
तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई, इट विल स्लो डाउन। तो कितने पॉइंट्स हमने पढ़ लिए? 8 पॉइंट्स किस चीज के? डिसएडवांटेजेस। लेकिन ये डिसएडवांटेजेस चलेंगे, है ना, चलेंगे इसलिए हम नया डाल देंगे, लेकिन फ्रिक्शन तो चाहिए। गुड भी है, बैड भी है। आपके सोल जो है खराब हो गए, टायर वेयर आउट हो गए, ये मशीन पार्ट्स में जो कांटेक्ट में आते हैं ना, ये रेगुलर यूज से घिस जाते हैं, नए डालने पड़ते हैं कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। कोई बात नहीं। ये ब्रेक देखिए, ये आपका बीच में टायर रहता है इसमें, है ना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये टायर के कांटेक्ट में आता है, धीरे धीरे करके घिस जाता है, नया डालना पड़ता है। ये स्टेयरकेस जो है ना, बहुत चलते चलते, अब देखो हमारे घर की तो नहीं होगी इतना ज्यादा मूवमेंट में, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स पीपल डेली चल रहे हैं ना, तो वहां पे ये भी क्या हो जाता है, फ्रिक्शन से घिस जाता है, नया लगाना पड़ेगा, उसमें रिपेयरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो स्लिप होने लगेंगे लोग, हाँ, चिकना हो जाएगा। अब इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। पहले हम अच्छा है, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन? शूज में ग्रुप्स बना दो। आप जब नया शूज लेते हैं तो आपने देखा होगा, नए शूज में क्या करते हैं कि देखिए नई नई डिजाइन बनी रहती है, डिजाइन। ये डिजाइन बेसिकली किस लिए है? ग्रुप्स बना दिया ताकि आपकी ग्रिप बढ़ जाए, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। आपके देखिए ये जो टायर्स है, टायर्स में थ्रेड बना दिए हैं, देख रहे थ्रेड्स, ये थ्रेड्स है, ये डिजाइन, हमको लगता है ये डिजाइन, डिजाइन नहीं है, ये थ्रेड्स बनाए हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, है ना। ये देखिए इसमें क्या है, क्या स्पाइक्स लगा दिए, कीड़े लगाए हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए। जो फास्ट रनर होते हैं ना, 100 मीटर्स, बहुत तेज दौड़ना होता है, उनके शूज स्लिप हो जाएंगे। तो स्लिप ना हो, वो क्या है, सॉइल में, जमीन में धंस जाए, बिल्कुल स्लिप ना हो, और स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर स्पाइक लगा दिए जाते हैं। ये सब क्या है? मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। पहले ग्रुप्स इन द शूज, threads in the tires, spikes in the shoes of the players, athletes, gymnast। आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं, जिम्नास्टिक करने जाते हैं, तो उनका हाथ स्लिप ना हो जाए तो वहां पर एक व्हाइट कलर का पाउडर रहता है, व्हाइट पाउडर, उसको हाथ में ऐसे से लगा देते हैं ताकि ताकि स्लिप ना हो, है ना। और जो वेट लिफ्टर होते हैं या फिर कुश्ती भी लड़ने जाते हैं, आपने देखा होगा वो कुछ ऐसा पाउडर लेते हैं, हाथ में लगा लेते हैं, ठीक है, दंगल में देखा होगा, है ना, तो पाउडर लगा लेते हैं। जो इंक्रीज हाँ, मिट्टी ले लेते, मिट्टी ले लेते। अब मिट्टी हाइजीनिक तो नहीं है, लेकिन वो जो कुश्ती के ग्राउंड वाली जो मिट्टी होती है ना, वो हाइजीनिक होती है, अच्छी होती है, राइट, उसको भी लगा लेते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन। हाँ, सीधे बैठिए, बात नहीं करिए, क्लास चल रही है। और जो मशीन के बेल्ट्स होते हैं, मशीन के बेल्ट आपने देखा, वो आटा चक्की जो बेल्ट चलती है, इतनी बड़ी बेल्ट चलती है जो रोलर को घुमाती है ना, तो वो बेल्ट भी जो है स्पेशल मटेरियल की बनी होती है ताकि स्लिप ना हो, नहीं तो इसके ऊपर स्लिप होगी तो ये रोलर को घुमा नहीं पाएगी, चक्की को घुमा नहीं पाएगी। उसको घुमाने के लिए रफ होना चाहिए, स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल होता है ताकि इंक्रीज हो जाए फ्रिक्शन। ये सब क्या है? मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। क्या रिड्यूस करने की भी जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, कैरम खेल रहे हैं और वो अच्छा चल नहीं रहा, क्या करते हैं हम लोग? पाउडर डालते हैं, पाउडर डालने से फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है और अच्छा स्लिप होने लगता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है। उसको अपन फाइन, अगर उस पाउडर को अगर ऐसे उसके माइक्रोस्कोप के अंदर, लेंस के अंदर देखोगे तो छोटे छोटे बॉल जैसे रहते हैं, तो बॉल बेरिंग जैसा काम करता है। तो हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए पॉलिश कर दो, खूब चिकना कर दो, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो कैरम को भी ना बहुत चिकना करते हैं, सैंड पेपर से घिस घिस के बहुत पॉलिश कर देते हैं। आप अप्लाई लुब्रिकेंट। आपकी साइकिल बहुत टाइट चल रही है, क्या करते हैं हम लोग? ऑयलिंग ग्रीस फ्री हो जाती है ना। व्हील्स यूज करिए, बहुत बड़ा लोड है, इतना बड़ा लोड है, उसको लेके जाना है, क्यों ना इसके नीचे व्हील्स लगा दी जाए, आसानी से खींच के ले जाएंगे,
तो व्हील्स आर गुड। फिर फैन में बिना बॉल बेरिंग वाला फैन चलता था आज से 40-50 ईयर्स पहले, उतनी स्पीड से नहीं चलता था मालूम। और फिर वो जो पार्ट्स है ना घिस जाते थे टाइमली, तो उसमें बॉल बेरिंग डाल दीजिए। बॉल बेरिंग से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। कैसे भी बता दूंगा। ये देखिए बॉल बेरिंग कुछ इस तरह से होता है। दो सिलेंडर्स है बेसिकली, दो सिलेंडर, और उनके बीच में क्या है, स्टील की बॉल्स। जब ये मूव करता है ना तो ये बॉल्स बीच में मूव हो जाती है। ये किस काम आता है मालूम है, रोलिंग फ्रिक्शन को, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने, किस काम आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग। देखिए अगर इसमें व्हील्स नहीं होते तो आप इसको खींच के ले जाते, अगर व्हील्स नहीं होते तो हम खींच के ले जाते, मतलब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था। हमने क्या किया, उसके नीचे व्हील्स लगा दिए, अब ये रोल होने लगा। तो ये बॉल बेरिंग का काम, व्हील्स का काम क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉल बेरिंग्स। आपके जितने भी चीज हैं जो घूमने वाले होते हैं, चाहे आपके साइकिल के टायर, किसी भी चीज के टायर, व्हीकल्स के, आपके फैन, व्हील्स, सब में बॉल बेरिंग्स है। और आप उसको घुमाओगे तो इतनी तेज घूमती है, आपका साइकिल का चक्का देखो हाथ से ही घुमाने में कितना बढ़िया घूमता है ना, तो इसमें बॉल बेरिंग्स लगी है। अगर बॉल बेरिंग नहीं लगी होती है इतना तेज से नहीं घूमता, फ्रिक्शन भी ज्यादा होता, पार्ट्स भी जल्दी जल्दी खराब होते। बॉल बेरिंग बहुत मजबूत होता, स्टील का बना होता है, जल्दी खराब नहीं होता। कैसी अब में, अरे छोटी छोटी मिक्सर विक्सर सब जगह लगते हैं, तभी तो स्पीड से घूमता है, राइट। चलिए और आगे, तो स्मूथ करने से, लुब्रिकेंट डालने से, देखिए लुब्रिकेंट डालने से क्या होता है, मान लीजिए आपका फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, और ये दोनों ही इरेगुलरिटीज हैं। अगर हम ऑयल डाल देंगे तो ऑयल क्या करता है, इरेगुलरिटी को भर देता है ना। इनके बीच में एक लेयर आ गया तो इस लेयर के कारण ना ये स्लिप हो जाता है। तो लुब्रिकेंट डालने से दोनों जो सरफेसेस हैं उनके बीच में इरेगुलरिटी थी, इरेगुलरिटी में ऑयल आ गया, ऑयल ग्रीस जो भी, तो उसने क्या किया, अब उस इरेगुलरिटी को ओवरकम कर दिया। अब इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी और स्मूथली स्लिप हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब आपको मालूम है लिक्विड गैस दोनों को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। वाटर इज अ फ्लूइड, यस। गैस इज अ फ्लूइड, यस। जो बहती है वो फ्लूइड है ना। तो फ्लूइड जो फ्रिक्शन ऑफर करता है, अगर हम वाटर में या एयर में मूव करें तो देयर इज फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर कार चल रही है, आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, तेज से जाते हैं तो हवा लगती है कार का, अगर विंड पैनल खोल लिया आपने तो हवा लगती है ना तेज, एयर फ्रिक्शन। पानी में जाएंगे तो वाटर फ्रिक्शन, वाटर फ्रिक्शन के कारण बोट्स, शिप्स, सबमरीन ये बहुत स्पीड से नहीं जा पाएगी, स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। ये और बात कि हम उसका शेप चेंज कर देते हैं, स्ट्रीमलाइन कर देते हैं ताकि स्पीड इंक्रीज हो जाए। और आपको मालूम ही है ये सारे फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, हमारे मूवमेंट को स्लो डाउन करते हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। इस फ्रिक्शन को ही हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। ध्यान से देखना, हाँ, द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the fluid is called a drag or a drag force. Important है, हाँ, what is drag force? The frictional force exerted by the fluid is called a drag or a drag force. It is always opposite in direction. ठीक है, आप देखिए जेट प्लेन देख लीजिए, उसका शेप देखिए स्ट्रीमलाइन, बुलेट ट्रेन शेप देख लीजिए स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो हमने सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करके बनाया, बेसिकली एक शिप का शेप और एक बर्ड का शेप, है ना। देखो बर्ड का, जो बर्ड की सामने ऐसी बीक रहती है ना, तो बीक आपने देखा बिल्कुल स्ट्रीमलाइन शेप है। तो बर्ड्स और फिशेस से हमने ये देखा है कि स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, उसी शेप के हम लोग बनाते हैं। चाहे ट्रेन हो जाए, फास्ट मूविंग कार्स भी देखिए, स्टार्टिंग में जो कार बनती थी वो कुछ इस तरह की होती थी, समझ रहे। फिर बाद में हमने क्या किया, डिजाइन को
स्ट्रीमलाइन कर दिया ऐसी, फिर सामने वाला कार भी ऐसा, और यहाँ ऐसे उसके व्हील्स लगे हुए हैं, समझ रहे? ये शेप इसलिए बनाया है ताकि एयर को कट करे, नहीं तो क्या होगा, एयर सामने से सीधा सीधा टकराएगी और हमारे मूवमेंट को रोकेगी। तो हमने क्या किया, उसका शेप चेंज कर दिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना तेज से चलोगे उतना तेज हवा लगेगी। यस कि नो? जितनी तेज से गाड़ी चलाएंगे उतने तेज से हवा लगेगी। तो स्पीड ज्यादा रहेगी तो ड्रैग फोर्स ज्यादा रहेगा, स्पीड से फोर्स ज्यादा रहेगा, राइट? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट लगेगा, मान लीजिए बस के ऊपर एक अपने छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, ओपन कार है, आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर कम ड्रैग फोर्स लगेगा। ऑब्जेक्ट अगर बड़ा रहेगा तो पूरे एरिया में फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स ज्यादा है। मोर द सरफेस एरिया मोर द ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, और नेचर ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी, थिकनेस, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हायर द स्पीड ग्रेटर द ड्रैग फोर्स, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतनी तेज आपको हवा लगेगी। स्ट्रीमलाइन शेप करने से क्या होगा, ड्रैग फोर्स कम हो जाएगा, तो स्ट्रीमलाइन। लार्जर द साइज मोर द ड्रैग फोर्स। आप देखते हो, मान लो कि एक टावर लगा है छत के ऊपर, या होर्डिंग्स लगी है, तो अगर स्ट्रीट रोड के साइड में आप देखोगे होर्डिंग लगी है, तो उसके पीछे बहुत लोहा लगा रहता, बहुत स्ट्रक्चर लगा रहता है, क्योंकि जब हवा चलेगी ना, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये टूट के गिर जाएगा और नुकसान हो जाएगा। जितना ज्यादा साइज रहेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। लार्जर द साइज ग्रेटर विल बी द फोर्स, हायर द विस्कोसिटी ग्रेटर विल बी द फोर्स। आपको बताओ कि हवा में फोर्स ज्यादा है कि पानी में? पानी में फोर्स ज्यादा है ना। हवा में हम जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, पानी में मूव कर सकते हैं जल्दी जल्दी नहीं। तो पानी में क्या है, उसकी विस्कोसिटी गाढ़ा ज्यादा है, तो विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, ड्रैग फोर्स भी ज्यादा रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। डिसएडवांटेजेस वही रहेंगी जो हमारी इसमें थी, एयर में, है ना, सेम। फ्लूइड फ्रिक्शन का भी डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस नियरली सेम रहेगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमारी स्पीड को कम करता है, एनर्जी लूज करता है, एफिशिएंसी डिक्रीज करता है। तो बॉडी शेप कैसा कर दो, स्ट्रीमलाइन कर दो। स्ट्रीमलाइन करने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज इफ द शेप इज स्ट्रीमलाइन। एरोप्लेन का शेप अभी हमने देखा था फिगर में, रॉकेट का शेप वैसे ही बनाया जाता है स्ट्रीमलाइन, ताकि एयर फ्रिक्शन कम हो जाए। डॉल्फिन, अब देखो बर्ड्स और फिशेस नेचुरली उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, वो काफी स्पीड से मूव कर पाते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स, बोट्स, है ना, हवा में चलने वाले चाहे पानी में चलने वाले, स्ट्रीमलाइन करने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और स्पीड इंक्रीज।